Weil er eine starke तो गाइस, आपने जो ये वॉइस सुनी, ये थी वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस का, जो कि हुई थी 19th सेंचुरी में। ये जो एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस था, ये परफॉर्म किया गया था हमारी प्रोटैगनिस्ट, जिनका नाम है एनालिसिस मिशेल। सॉरी अगर मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ एक्सोर्सिज्म। अब एक्सोर्सिज्म होता क्या है? आसान भाषा में एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है वह रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिससे डीमंस, जिन्स और अदर नेगेटिव एंटिटीज़ को एविक्ट किया जाता है, या आसान भाषा में निकाला जाता है पोजेस्ड लोगों में से। पोजेस्ड लोग वो होते हैं जिनके ऊपर इविल एंटिटी या नेगेटिव एंटिटी ने कंट्रोल कर लिया होता है, या फिर ईजिली भाषा में उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और टाइम टू टाइम उस बॉडी को वो हार्म करते रहते हैं या फिर डैमेज करते हैं। अब मेनली जो ये एक्सोर्सिज्म है, इसे परफॉर्म या प्रैक्टिस किया जाता है क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर। अब ये जो एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया है, उसे कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके लिए एक स्पेशल प्रीस्ट होता है जो कि ग्रेस्ड होता है स्पेशल पावर से, या फिर वो स्किल्ड होता है जिससे कि उन प्रीस्ट को हेल्प मिलती है एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने में। और ये जो हमारे प्रीस्ट होते हैं या ये पादरी होते हैं, ये बिलोंग करते हैं कैथोलिक चर्च से। एक्सोर्सिज्म में मेनली प्रेयर्स एंड रिलीजियस मटेरियल, फॉर्मूलास, गेस्चर, सिंबल, आइकन्स एंड एमुलेट्स यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द विक्टिम कंडीशन। एक्सोर्सिज्म जितना ये हमें जानने में या पढ़ने में इजी लग रहा है, उतना ये होता नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रीस्ट है उसके सामने कोई बॉडी या फिर कोई पर्सन नहीं होता। उसके सामने एक इविल स्पिरिट या फिर एक डिमोनिक एंटिटी होती है जो कि पहले से ही पावरफुल होती है, और उसके पास इतनी पावर होती है क्योंकि वो किसी को भी हार्म कर दे बिना किसी रीज़न के या बिना किसी थॉट के। तो इसकी वजह से जो प्रीस्ट होते हैं उनका काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको उस विक्टिम के साथ साथ उनकी फैमिली को और खुद को भी सेफ रखना होता है। अब तक का मोस्ट हॉरिफाइड एंड स्कैरियस्ट एक्सोर्सिज्म केस था एनालिसिस मिशेल जी का, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी और उनकी आवाज़ें हमने स्टार्टिंग में सुनी थी। तो बिना किसी देरी के चलिए इनके बारे में जानना हम शुरू करते हैं। तो एनालिसिस मिशेल, जिनको हम आगे एन बोलेंगे, इनकी बॉडी में एक या दो नहीं बल्कि 6 डिमोनिक एंटिटीज प्रेजेंट थी या फिर उनके ऊपर हावी थी। एन का जन्म 21 सितंबर 1952 एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। एन के जो पेरेंट्स थे वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के साथ साथ वो बहुत रिलीजियस थे, और इसके कारण जो एन थी वो खुद चाहती कि वो इन फ्यूचर अपने रिलीजन को प्रमोट करे और अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज दे। बट डेस्टिनी डिसाइड समथिंग डिफरेंट फॉर हर। जब वो 23 साल की हुई तो वो एक बीमारी से पीड़ित थी जिसका नाम था एपिलेप्टिक साइकोसिस, जिससे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। सॉरी अगर मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो मेनली ऑडियोटिव हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी फेस करते हैं। सेम एन के केस में वो मेनली अबनॉर्मल एक्टिविटीज एंड बिहेवियर परफॉर्म करती रहती थी और कुछ ना कुछ मम्बलिंग या इजी भाषा में बड़बड़ाती रहती थी। ये सब एक्टिविटीज देखकर एन के पेरेंट्स ने साइकियाट्रिस्ट हायर किया, बट नथिंग हैपेंस। ड्यू टू नो रिजल्ट एन की तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। इसके वजह से एन के पेरेंट्स ने डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने शुरू कर दिए। दे कंटिन्यूड दिस लाइफस्टाइल फॉर 5 years, बट स्टिल कुछ नहीं हुआ। इवन द कंडीशन ऑफ आवर विक्टिम एन गेटिंग वर्स एंड वर्स। धीरे धीरे एन के पेरेंट्स ने ये डिस्कवर किया कि उनकी बेटी मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, बल्कि उनकी बेटी को डिमोनिक एंटिटीज ने पोजेस्ट कर रखा है। एन के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि अब उन्हें चर्च की हेल्प लेनी चाहिए। एन के पेरेंट्स हेल्प लेते हैं एक प्रिस्ट जिनका नाम था फादर अर्नस्ट अल्ट। जब फादर अर्नस्ट अल्ट एन से मिले तो उन्होंने देखा कि एन किसी नॉन लिविंग बीइंग की तरह जमीन पर पड़ी हुई है और अपनी यूरिन को फ्लोर से लिक कर रही है। एंड देन पास में एक कोल यानी कोयले का पीस रखा हुआ था, उसे वो खाने लगती है विदाउट एनी हेजिटेशन। और जब एन उस फादर को देखती है वो एक स्माइल पास करती है जो कि बहुत डरावनी होती है
एन की जो स्माइल होती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती, वो साफ साफ एक डिमोनिक वाइब पास कर रही होती है उस प्रीस्ट को। जब फादर ने एन की स्माइल देखी तो उन्हें पक्का ये यकीन हो गया कि इसके ऊपर सच में कोई डिमोनिक एंटिटी ने वास कर रखा है। फादर अर्न्स अल्ट ने सलाह दी कि जल्दी से जल्दी एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करना होगा एन के ऊपर, उसे ठीक करने के लिए। फादर अर्न्स अल्ट ने एक और प्रीस्ट की हेल्प ली जिनका नाम था आर्नल्ड रेंस। They attempted their first exorcism performance on Anne. They found that Anne के अंदर कोई एक या दो नहीं बल्कि 6 demonic entities थी। After the first attempt, the demonic entities get more hyper and angry और उन्होंने Anne को बहुत बुरे तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। As the result, they both priests have to perform more exorcism practices. But before this, Anne को चैनों से बिस्तर पे बांधा जाता था क्योंकि ड्यूरिंग एक्सोर्सिज्म एन का बिहेवियर और ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाता था और जो वो एंटिटीज थी वो हमेशा ट्राई करती थी कि ये एक्सोर्सिज्म का जो प्रैक्टिस है उसे रोका जाए। आफ्टर अटेम्प्टिंग मोर एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिसेस दे फाउंड द नेम ऑफ दैट एंटिटीज और वो जो 6 एंटिटीज के नाम थे वो उन सब के लिए और हमारे लिए भी रोंगटे खड़े करने वाले नाम थे। और आप जब इन डिमोनिक एंटिटीज के नाम सुनोगे तो आप भी पूरी तरीके से फ्रीक्ड आउट हो जाओगे। उन 6 एंटिटीज में से पहले का नाम था नेरो जो कि रोमन एम्पायर का एक लास्ट एम्परर था। सेकंड का नाम था जूदस इस्कैरियोट जो कि जीसस के 12 स्टूडेंट में से एक थे और इन्होंने ही जीसस को धोखा दिया था सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। थर्ड वॉज केन। केन जो है वो एडम और ईव के बेटे थे। फोर्थ वॉज हिटलर, अ डिक्टेटर। फिफ्थ वॉज वैलेंटिन फ्रिशमैन, 16th सेंचुरी के एक बदनाम प्रिस्ट। और सिक्स्थ वॉज लूसीफर, लूसीफर, द गॉड ऑफ डेविल्स एंड किंग ऑफ डीमंस। द बोथ प्रीस्ट हैव टू फेस दो 6 डिमोनिक एंटिटी। और जब ये 2 प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते थे वो उस घटना को ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे। अब मैं आपको उस रिकॉर्डेड ऑडियो की कुछ क्लिप सुनाने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपको इन सब की आदत नहीं है और आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो प्लीज ये पार्ट को स्किप कर दे। जब मैंने ये पार्ट सुना तो मैं खुद बहुत ज्यादा डर गया। ड्यूरिंग द एक्सोर्सिज्म पीरियड समटाइम्स एन इतना हाइपर या इतना एग्रेसिव हो जाती थी जिससे कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स पर हमला करने लग जाती थी। वो अपने फैमिली मेम्बर्स को लिटरली दांतों से काटने लगती थी या नाखूनों से खरोचने लगती थी। इसके साथ साथ वो खुद को भी मारने लगती थी। ड्यू टू दिस शी हार्म्स हरसेल्फ वेरी बैडली। आफ्टर सम डे एन की तबीयत और कंडीशन ठीक होने लगी बट ये खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी बल्कि कुछ दिनों बाद बहुत बुरे तरीके से बिगड़ गई। शी स्टॉप इवन ईटिंग एंड फीडिंग हरसेल्फ। शी सेड those 6 entities stop me to eat food। इसी वजह से एन को माल न्यूट्रिशन डिजीज हो गया। इजी वर्ड्स में माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। ड्यू टू माल न्यूट्रिशन द हेल्थ ऑफ एन गेटिंग वर्स डे बाय डे। ऑन 13 जून 1976 द प्रीस्ट अटेम्प्ट 62nd प्रैक्टिस ऑफ एक्सोर्सिज्म एंड ये एन के लाइफ का लास्ट एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस था। एंड के आखिरी शब्द ये थे कि वो अब इन सब से थक गई है और इन सब से वो अब छुटकारा पाना चाहती है। ऑन 1 जुलाई 1976 उसने अपने आखिरी सांस ली। आफ्टर द डेथ ऑफ एन वन मोर शॉकिंग थिंग प्रेजेंटेड बाय द डॉक्टर्स जो कि था एन की डेथ माल न्यूट्रिशन के कारण हुई है और वो मेंटली अनस्टेबल थी। एट लास्ट डॉक्टर ने उन दोनों प्रीस्ट के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि वो एन के पेरेंट्स को गुमराह कर रहे थे। एंड दैट्स ऑल। इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।